अभिनव, अभिनव बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो यह लोग तुझे भी मार डालेंगे। अभिनव के पिता संजय ने दर्द में कराहते हुए अपने 5 साल के बेटे अभिनव से कहा। उनके हाथ में गोली लगी थी। वो और संजय रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़े थे वो लोग जिन्होंने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिद मत करो टाइगर, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा, संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उसमें एक हरे रंग का नगीना जड़ा हुआ था। संजय ने अभिनव के माथे को चूमा और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थीं। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देख कहा, इस कमीने का चेहरा याद रखना टाइगर। और संजय जमीन पर ढेर हो गया। पापा, अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों में यह सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम में निकलने के बाद उसके पास यह करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसलिए अभिनव जल्दी से जल्द उससे मिलना चाहता था। भैया, यह केक कितने का है? शाम को जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया तो वो एक बेकरी पर आ गया था। 600 रुपए का है। अच्छा, और यह पेस्ट्री? यह 60 रुपए की है। ठीक है, एक पेस्ट्री पैक कर दो, अभिनव ने दुकानदार से कहा। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पाई पाई जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे, इसलिए वो पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पेस्ट्री लेकर अभिनव खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहां काफी रंगीन लाइट्स जल रही थीं और वहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अभिनव हड़बड़ाते हुए ऊपर पहुंचा और घंटी बजा दी। वैभवी ने कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने जैसे ही वैभवी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, यह सब क्या है? वैभवी ने महंगा सा 1 पीस पहना हुआ था और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज था। कमरा चारों तरफ से सजा हुआ था। टेबल पर एक बड़ा सा केक, शराब और खाना रखा हुआ था। वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उन सभी मेहमानों ने एक के बाद एक अभिनव को देखकर कहा, यह कौन है वैभवी? देख नहीं रही, यह डिलीवरी बॉय है। पर हम डिलीवरी केक लाए तो हैं, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? अरे तुम गलत समझ रहे हो, ये तो वो डिलीवरी बॉय है जिसको वैभवी डेट कर रही थी। माय गॉड, एक डिलीवरी बॉय को डेट? वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया? अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे वैभवी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वहां देवेन सूट बूट में खड़ा था। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। इस बात से अभिनव चिढ़ता था
और जब आज के दिन देवेन यहाँ आया तो अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसने एक हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था, उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकी पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, देवेन ने कहा और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। यह देख अभिनव जल भुन उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूं मेरा स्टैंडर्ड क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं अभिनव। क्या? और क्या? अबे कब तक बेचारी तेरे जैसे गरीब के साथ आधी पेस्ट्री खाती रहेगी? नहीं डार्लिंग, इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पेस्ट्री की थैली फेंकी और देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से दुख रहा था। वो एक बड़े से होटल के सामने फुटपाथ पर ही शराब पीने बैठ गया था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें वैभवी देवेन के गालों को चूम रही थी। हर घूंट के साथ उसके दिल का दर्द और बढ़ता चला जा रहा था। यह तुमने ठीक नहीं किया वैभवी, यह तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। नशे में धुत अभिनव ने शराब की आखिरी बोतल सड़क पर फोड़ते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे और वो गश खाकर वहीं सड़क पर लेट गया। उसका दिल तो बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके लिए यह रात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या सिंह उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। इधर कुछ देर बाद अभिनव के बगल से सनी सिंह की महंगी सी गाड़ी गुजरी। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चला गया। वो अभिनव को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनी के आदमी भी उसके पीछे उतरे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, यह हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले अगर हमने इसे अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो हमें दोबारा इस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। सनी ने कहा और अभिनव को गाड़ी में डालने का इशारा कर दिया। उन्होंने अभिनव को गाड़ी में डाला और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर के बाद सनी की गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। सनी ने अपने आदमियों से कहा, इसकी पैंट उतारो और रूम नंबर 409 में ले चलो। सनी ने के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुसे और उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया जहां पहले से सनी की बहन अनन्या लेटी हुई थी। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नर्म हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में बिना पैंट के लेटा हुआ था। इधर अनन्या की भी नींद खुल गई। अपने आप को इस हाल में पाकर वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अभिनव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, यह तुमने मेरे साथ क्या किया?
कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? और यह तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कोशिश की और बोला, वो मैं। इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और सनी अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया। शेम ऑन यू बहना, शेम ऑन यू। मुझे तो पहले से ही तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। मैंने कितनी बार दादाजी को समझाया, पर वो हर बार बोले कि मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन्हें अपनी पोती की रंगरलियां का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यहीं बुला लिया है। सनी के मुंह से दादाजी का नाम सुन अनन्या घबरा गई। वो हाथ जोड़कर बोली, भाई मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ। मैं तो इस लड़के तक को पहली बार देख रही हूं। मैं भी, और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी ने दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। दादाजी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छी तरह से पता था नियम क्या हैं, फिर भी तुमने उसे तोड़ दिया। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। हरदेव उसके पास आए और बोले, तू मेरी पोती के साथ सोया था ना? हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू इस परिवार का दामाद है। क्या? लेकिन लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा? हरदेव ने तीखी नजरों से अभिनव के पैरों को देखा। उसने पैंट नहीं पहनी थी। यह देख हरदेव ने अभिनव को घूरा और अपने आदमियों से बोले, मारो साले को। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझता, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। कुछ देर बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेजना ताकि शाम को यह अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक होकर तैयार हो जाए। याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ यह जरूर नजर आना चाहिए। इतना कहते ही हरदेव गुस्से में वहां से निकल गया। उसके पीछे सनी भी अनन्या को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। अभिनव दर्द से कराह रहा था। अनन्या उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? आखिर क्यों किया? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनन्या का ड्राइवर उसी की गाड़ी से अभिनव को पहले हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था अनन्या पहले से ही काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर के सारी कमियों को ढक दिया। अभिनव अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या गाड़ी में बैठी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला।
जब वो लोग अकरम के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले अनन्या ने अभिनव से पूछा, इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, यह काफी गंदी है। यह सुनते ही अभिनव ने अनन्या को घूरते हुए देखा और बोला, सॉरी मैडम, लेकिन यह अंगूठी ही मेरी सब कुछ है। अनन्या खींच गई और अंदर बढ़ने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। देवेन वही लड़का था जिसकी वजह से अभिनव को आज यहाँ आना पड़ा। अभिनव के मुक्के की वजह से देवेन की नाक पर बैंडेज लगी हुई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है साले? देवेन ने पूछा। ही इज माई हस्बैंड, अनन्या ने बीच में आते हुए कहा। अनन्या, तुम पागल हो गई हो? इस फटीचर में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? देवेन के मुंह से अभिनव को यह सुन गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर देवेन, नहीं तो क्या कर लेगा तू? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी को, यह एक क्रिमिनल है और जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आया है। देवेन के कहने पर अकरम ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? यह मेरे हस्बैंड हैं, अनन्या ने अपनी शर्म छुपाते हुए कहा। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। माहौल खराब ना हो इसलिए उसने अभिनव से कहा, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। अभिनव ने देवेन को गुस्से में देखा, अपना हाथ नीचे किया और वहां से निकलने लगा। देवेन भी उसे जाता देख मुस्कुरा रहा था। थैंक यू अकरम सर, और अनन्या तुम भी इससे दूर रहना, खड़ूस गरीब। देवेन ने जैसे ही अभिनव को गाली दी कि इतने में अकरम ने कहा, एक मिनट रुको। अभिनव रुका और पलटकर अकरम को देखने लगा। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। आखिर में अकरम ने कहा, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, वो भी अकेले में? मुझसे? हाँ तुमसे, आओ मेरे साथ, अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग यह देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंचे तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हारी यह अंगूठी देख सकता हूं? क्यों? अभिनव ने झेंपते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं इसे मांग नहीं रहा हूं, बस मुझे कुछ देखना है प्लीज। अभिनव उसकी बात सुन हिचकिचाया और आखिर में अंगूठी उतारकर उसे दे दी। अकरम ने उसे उलट पलट कर देखा। उस अंगूठी के अंदरूनी भाग में टी लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही अकरम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अभिनव के पैरों में गिरते हुए कहा, टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से यह शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कहे थे। लेकिन अभिनव हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम यह सब कैसे जानता था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अकरम ने कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, टाइगर, 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 टाइगर। हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस।
जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देख कर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गईं। यह देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिगपाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है, टाइगर। यह सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी आंखों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी राणा का सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। जब अकरम ने अभिनव को इस हाल में देखा तो बोला, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? अभिनव ने अपनी दर्द और गुस्से से भरी आंखों से अकरम को देखा और बोला, पापा के जाने के बाद मेरी परवरिश एक अनाथाश्रम में हुई है। कुछ सालों बाद मैं वहां से बाहर निकला और काम करने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। लेकिन आप लोग इस दौरान मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? अकरम ने यह सुन अपनी पलक झपकाई और कहा, ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं, लेकिन संजय के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढ रहे थे। पर इस सब के बीच वक्त के साथ तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, अब तुम आ गए हो तो मोंटी और बाकी लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। अभिनव ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले ही बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे शायद। वो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो। जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पर नहीं आ जाते, तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा। अभिनव ने
अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी आंखों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो यह जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रहा था। इतने में देवेन ने हंसते हुए कहा, लगता है इस अभिनव को अपनी ही दवा चखने को मिल गई। इस पर सनी ने कहा, कितने दुख की बात है ना, बेचारा मरने से पहले अपनी बीवी के साथ ऐश भी नहीं कर पाएगा। यह सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर इन जैसे टाइगर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उन्हें साफ कर देते हैं। यह भी बचने वाला नहीं है, देवेन ने कहा। हाँ, बेचारा सच में शादी करके मर गया, सनी ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनन्या को यह सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था। उसने कहा, प्लीज उसके बारे में इस तरह की बात मत करो। इस पर देवेन ने कहा, तो और क्या करें, जिसके जैसे लक्षण होंगे उसके बारे में वैसी ही तो बात होंगी। देवेन यार, वो सही कह रही है। ठीक है अनन्या, हम उसके बारे में ऐसी बात नहीं करेंगे। वैसे भी मेरे दादाजी कहते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। सनी ने इतना कहा और फिर से दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुल गया। अकरम अभिनव को देखकर लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोंच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने यह देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। देवेन ने कहा, इसे देखकर तो लग रहा है अकरम सर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, दोनों इतनी देर से कमरे में थे, कम से कम इतने टाइम में इतनी इसकी नाक तो टूट ही जानी चाहिए थी। सनी ने कहा, आओ, अकरम ने अभिनव से कहा और उसे अपने साथ पार्टी हॉल में सबके सामने ले आया। अकरम के चेहरे पर खुशी देख सब ताज्जुब कर रहे थे। यह अभिनव है, मेरे एक पुराने दोस्त, सॉरी, यह मेरे पुराने ड्राइवर का बेटा है। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी, इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को यह भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। उधर जब अनन्या ने देखा कि अभिनव ठीक है तो वो अभिनव के पास आई और बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही थी? रत्ती भर भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जरा बचकर रहो, अनन्या ने कहा। इतने में सनी और देवेन भी अभिनव के पास आकर खड़े हो गए। अकरम सर ने तुझसे अंदर क्या बात की? देवेन ने पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुमसे यह सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। और अभिनव हंसते हुए वहां से आगे निकल गया।
हरामखोर। देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। वो दोनों अनन्या की गाड़ी में बैठ गए। अभिनव ने ड्राइवर से कहा, मेरा घर यहाँ से पास है, पहले वहां ले लेना। यह सुनते ही अनन्या झेंपते हुए बोली, तुम यह सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आ रही हूँ। अगर तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है तो तुम्हारे घर की हालत कैसी होगी। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी तो किसके घर में रहोगी। अभिनव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपना ये 2 कौड़ी का लॉजिक अपनी जेब में डालो और मुझे यह बताओ कि कल तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए। यही सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ रही हूं, मैं अपने घर जा रही हूं। अगर इन फ्यूचर मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ा तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे मेरे घर में, मेरे बाकी नौकरों की तरह, अनन्या ने कहा और सामने देखने लगी। कुछ देर बाद अनन्या का घर आ गया था। वो नीचे उतरी और जोर से दरवाजा लगाकर घर के अंदर चली गई। अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अनन्या को छोड़ने के बाद अभिनव अपने घर पर आ गया था। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने के में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। हरीश उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। हरीश उससे ज्यादा पैसे कमाता था, इसलिए वो अभिनव को हीन भावना से देखता था। अभिनव ने कहा, कुछ काम है, मुझे देर हो रही है। हा हा हा, बॉस तुझे बुला रहे हैं और कल बिना बताए कहाँ चला गया था, अपने बाप की बारात में। यह सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आ गई थीं। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर, अभिनव ने कैबिन के दरवाजे में से थोड़ा सा झांकते हुए कहा। सामने बैठे उसके मोटे से बॉस ने उसे चिड़ी हुई नजरों से देखा और फिर अंदर आने का इशारा कर कहा, ऐसा क्या गुड है इस मॉर्निंग में। अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, तू कल बिना बताए एब्सेंट कैसे हो गया। अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। ऐसे में उसके बॉस ने फिर से कहा, तुझे पता है कल कितनी सारी डिलीवरीज थीं, तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा भी है तुझे। पर सर, मुझे महीने में एक कैजुअल लीव तो मिलती है ना। तो फिर शट अप, काम तुमसे होता नहीं, बस बहस करने आ जाता है।
यह कंपनी क्या तेरे बाप की है? यह सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और चुपचाप निकल यहां से। यू आर फायर्ड। अभिनव को यह सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता है। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल यह होकर रहेगा। ऐसे में अभिनव ने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी मुझे 10,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। शुक्र मना, मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। यह आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। अच्छा, रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ बाहर इसको। बॉस के मुंह से यह सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पांव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी की पीठ पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉयर्स में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी के बाप पर गया तो गर्दन तेरी होगी और पंजा मेरा। यह सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हेलो। हेलो टाइगर। अकरम, हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल स्पेयर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था।